चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम आज जिस चैप्टर के साथ जा रहे हैं थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशंस में कई बारी रिसोर्सेज को लेकर के, मिनरल्स को लेकर के और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस को लेकर के कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। वो बेटर अंडरस्टैंड हो उसके लिए भी चैप्टर समझना ज़रूरी है। फिर एक देश के नागरिक होने के नाते आपके अधिकार क्या हैं, वो किन मूल सिद्धांतों पर और किन मूल विधानों पर निर्मित हुए हैं, उन्हें समझने के लिए भी ये चैप्टर करना ज़रूरी है। और ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के भीतर गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, गवर्नमेंट किस फॉर्म में खड़ी है, जुडिशरी गवर्नमेंट को किस तरह से डील करती है, क्या गवर्नमेंट किसी एक पार्टी के द्वारा बनाई गई उस 5 वर्ष के लिए काम करने वाला ही कोई संस्था है, या गवर्नमेंट एक परमानेंट बॉडी की तरह काम करती है, पार्टीज़ जो हैं वो टेम्पररी आती जाती रहती हैं। ये सारे कॉन्टेक्स्ट हमें डिस्कस करने हैं आज के लेक्चर में। चैप्टर का नाम है राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अधिकार क्या हैं, राइट्स, गवर्नमेंट के दायित्व क्या हैं, लायबिलिटीज़ क्या क्या उनकी दायित्व बनते हैं, ये हमें आज की डेट में पढ़ना है। इसके 2 भाग हैं, अब आज ही के दिन में दोनों भाग हम करेंगे। पहले हम यही समझ रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट की क्या क्या अधिकार बनते हैं, और इसके अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम लायबिलिटीज़ भी पढ़ेंगे, गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशंस भी पढ़ेंगे, सब कुछ समझेंगे हम। आई बात समझ में? और भी बहुत सी चीज़ें समझेंगे। देखिए, जब आज़ादी से पहले भारत में समय समय पर कई राजा आए, उन्होंने शासन किया। भारत में कई साम्राज्य भी बने, जैसे मुग़ल एक बड़ा साम्राज्य था, एक बड़ा एम्पायर था। उस साम्राज्य को धारण करने वाले सम्राट कहलाए, जैसे कि एम्पायर अकबर एक एम्पायर था, एम्पायर अकबर। बहुत से एम्पायर हुए, कुछ किंग हुए, इस तरह से भारत चलता रहा। जब मुग़ल एम्पायर था उस समय में भी रीजनल किंगडम्स थी, रीजनल किंग्स थे जो बड़े एम्पायर को एक्नॉलेज किया करते थे, उसके प्रति वो खुद की सब्जुगेशन रखते थे, उसे एक्नॉलेज करते थे और अपना राज्य चलाते थे। होता ये था कि जब तक हम इतिहास को देखते हैं पिछले समय से अब तक, हमें ये समझ में आता है कि लैंड रेवेन्यू एक इम्पॉर्टेंट सोर्स रहा है किसी भी किंगडम के चलने का। लैंड रेवेन्यू से ये समझ में आता है कि लैंड एक तरह से किंग के द्वारा ही एक ऑक्यूपाइड है। हाँ, उसकी कैटेगराइजेशन कई तरह से हो सकती है। हमने सल्तनत और मुग़ल काल में ज़मीनों का विवरण बहुत डिटेल में पढ़ा है कि भाई कौन सा खालसा भूमि है, कौन सा मिल्क लैंड है, कौन सा ज़मीन है। राजघराने को पोषित करने के लिए ज़मीन रखी गई है, उसका सारा पैसा राजघराने में जाएगा। कुछ ज़मीनें हैं जो मस्जिदों को या फिर सूफियों को या फिर एजुकेशनल सिस्टम्स को डिवोट की गई हैं। ये उसके पहले भी होता था कि मंदिरों के साथ बहुत से गांव जोड़ दिए जाते थे। कई तरह के गांव हमने सुने हैं, जैसे अग्रहारा और इस तरह के जिक्र आते हैं। मुद्दा ये है कि ज़मीन एक तरह से किंग को बिलोंग किया करती थी। जो लगान वो लिया करते थे उसके लिए ये कहा जाता था कि भाई कई तरह की सर्विसेज आपको दी जा रही है, मेनली प्रोटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट थी। आपको प्रोटेक्शन, आपको संरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन बहुत से वेलफेयर किंग भी हुए हैं जो कि सपोर्ट भी किया करते थे, चाहे एडवांस लोन्स देना, एग्रीकल्चर में सपोर्ट करना, कैलेमिटी के समय में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना, इस तरह के काम भी होते थे। मेन एस्पेक्ट तो था वो प्रोटेक्शन ही था। लैंड पे जो लैंड पर जो टिलर वर्क करता था, जो टिलेज करता था, जो खेती करता था, हल चलाता था, अमूमन लैंड उसी से बिलोंग करता था। ज़मीन पैतृक अधिकार के तहत उसके आगे उसके बच्चों को, उसके आगे उसके बच्चों को मिलती रहती थी। लेकिन अल्टीमेटली लैंड पर जो राइट है वो जिस डोमेन का है वो किंग का डोमेन है। तो किंग पर ही ये आश्रित था कि ज़मीन आपकी आपके पास कब तक रहेगी, जब चाहे किसी और इस्तेमाल में जा सकती थी। मुग़लों में औरंगज़ेब का समय जब चल रहा था, उस ज़माने में चीज़ें बदली। जागीरदारी व्यवस्था के तहत बड़े पैमाने पर जागीरें बांटी गईं। ऐसे में ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया को दीवानी के अधिकारों के तहत कंट्रोल करना शुरू किया 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में, उन्होंने जब विजय हासिल की, उसके बाद जब नेक्स्ट बैटल में उन्होंने खुद को इलाहाबाद की संधि के तहत बहुत से अधिकार प्राप्त करवाए, जिसके तहत उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली। उस दीवानी यानी कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के अधिकार जब उनके पास आए, तो उसके तहत उन्होंने लैंड
कि रेवेन्यू कलेक्शन को लेके नए नए प्रोसेसेस स्टार्ट किए कि लैंड रेवेन्यू कैसे कलेक्ट हो। इसके लिए नई नई स्कीम्स बुलाने लगे, जिसके तहत उन्होंने एक परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी स्टार्ट किया, जिससे ये समझ आता है कि जो लोग खेतों में हल जोत रहे थे उन्हें ऑनर के तौर पर डील ना करते हुए, टाइटल उनको ना देते हुए ज़मीन का टाइटल उन्हें दे दिया जो ज़मींदार थे। तो इसलिए हमें ज़मींदारी सिस्टम के बारे में पता लगा। तो ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम ये तो इसी से पता लगा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार थे अंग्रेज़ों के पास, तो उन्होंने ऑनरशिप ही चेंज कर दी। जो एक्चुअल टिलर ऑफ द लैंड है वो टेनेंट हो गया, और जो एक्चुअल टिलर ऑफ द लैंड नहीं है वो ऑनर हो गया, दैट इज़ द ज़मींदार। तो इसका मतलब ऐसा कोई राइट टू प्रॉपर्टी आपके पास नहीं था। इसी राइट टू प्रॉपर्टी के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में भी बहुत बड़े पैमाने पर जद्दोजहद हुई कि भाई संपत्ति का एक अधिकार होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी पे राइट के साथ ही आपके पास पॉलिटिकल राइट आता था, डिसीजन लिए जाएं, जो कानून बनाए जाएं उनमें वोट डालने की ताकत आपको मिलती थी, इस आधार पर कि भी आपके पास कुछ संपत्ति है। क्योंकि पहले वोटिंग राइट्स, फ्रेंचाइज मिलने की शक्ति संपत्ति के आधार पर मिलती थी, और जब वोटिंग राइट्स मिलते थे तो आप नीतियाँ, सरकार, नेता निर्धारण करने में अहम भूमिका निभाते थे। तो यानी कि आपको एक जो राजनीतिक अधिकार मिलता था आपकी आवाज़ रखने का, वो आपके एक आर्थिक अधिकार से जुड़ा था, वो था आपकी संपत्ति का अधिकार। क्योंकि संपत्ति पहले एक बड़े एलिजिबल कंडीशन थी आपको वोटर के तौर पर क्वालिफाई करवाने के लिए। इसलिए ही शायद बड़े पैमाने पर फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये प्रयास हुए कि राइट टू प्रॉपर्टी एक मौलिक अधिकार होना चाहिए, ये तो एक फंडामेंटल राइट है। यदि इसी की वजह से हमें राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, जिन राजनीतिक अधिकारों से हम अपनी मौजूदा और भविष्य की परिस्थितियों को शेप दे सकते हैं, तो फिर तो भाई ये जो अधिकार है संपत्ति का, इसे तो मौलिक अधिकार ही बनाओ। तो ये फंडामेंटल राइट के तौर पर इंक्लूड किया जाए, ऐसा फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रयास हुआ। और भारत के संविधान में ये मौलिक अधिकार के तौर पर ही आया था, ये फंडामेंटल राइट ही था। क्योंकि भारत में अंग्रेज़ों के समय में भी वोटिंग के राइट मिलने का, एक सिटीजन के तौर पर काउंट होने का एक बड़ा आधार ज़मीन, संपत्ति, घर ही बना। तो संपत्ति एक बड़ी चीज़ थी। लेकिन अब ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम से नज़र आता है कि जो ऑक्यूपेंट है उस ज़मीन का, उसके पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं नज़र आ रहा। हाँ, जब तक वो उस लैंड को ऑक्यूपाई करके वो बैठा है, उसकी संतानों में आगे वो लैंड ट्रांसफ़र होता जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल तो उस समय के गवर्नमेंट के पास ही है, और उन्होंने उसे चेंज कर दिया, किसी और को ऑनर बना दिया। बहुत समय के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद टेनेंट्स को ऑक्यूपेंट्स का राइट मिला। उन्होंने ये कहा कि भाई जब तक हम लगान सही समय पे दे रहे हैं, हम किसी तरह से अवहेलना नहीं करते, तो एटलीस्ट हमें एक ऑक्यूपेंट माना जाए, ज़मीन का हमें निकाला ना जाए। यानी कि जो बेदखली का सिस्टम है कि कभी भी हमें एलिमिनेट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, वो ठीक नहीं। इससे हमारी फार्मिंग सिस्टम ख़राब हो रही। अंग्रेज़ों को भी दिखता था कि अगर लैंड में इन्वेस्टमेंट करवाना है तो हमें टेनेंट्स को कुछ अधिकार देने पड़ेंगे, ताकि वो अनसर्टेनिटी में ना जिएँ, जिसकी वजह से वो ज़मीन में निवेश करें और ज़मीन आगे विकसित हो। ये एक बड़ी चीज़ अंग्रेज़ों के समय में ये चीज़ प्रक्रिया थी भारत में। भारत के फ्रीडम फाइटर इसी चीज़ को पलटना भी चाहते थे कि वे देश में संपत्ति एक बड़ी चीज़ है, संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। इसको लेकर के कई प्रयास भी हुए, और अंततः हमारे संविधान में ये कंसेप्ट भी आया। संपत्ति के अधिकार का कंसेप्ट रिकॉग्नाइज होता है, वो भी हमें इस चैप्टर से अब क्लियर होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि यदि किसी और के पास संपत्तियों के अधिकार हैं, तभी तो हमें सरकार के संपत्ति के अधिकार परिभाषित करने पड़ रहे हैं। हमें सरकार के यदि हमें सरकार के संपत्ति के अधिकार परिभाषित करने पड़ रहे हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि देश एक गणराज्य में परिवर्तित होने जा रहा है, और उस गणराज्य में संपत्ति का अधिकार गणों के पास भी है, देश की जनता के पास भी है। वो देश की सरकारों पर, जो सरकारें उस गणराज्य के नियम और उस गणराज्य की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए बनेंगी, वो सरकारों के अधीन नहीं है गण, क्योंकि जो संप्रभुता है, जो सॉवरेनिटी है, वो गवर्नमेंट में लाई नहीं करती, लोगों में लाई करती है। सोवरेनिटी लाइज विद पीपल ऑफ द कंट्री। ऐसे में जब संप्रभुता ही लोगों में है, तो लोग संप्रभु होंगे तभी राष्ट्र संप्रभु होगा। जब नागरिक संप्रभु होंगे तभी राष्ट्र संप्रभु होगा। इस संप्रभुता को कैसे स्थापित किया जाए, सोवरेनिटी को कैसे स्थापित किया जाए, इसके तहत सरकार का दायरा भी परिभाषित करना होगा, सीमित करना पड़ेगा।
ताकि जिनके आधार पर सरकार संप्रभु है, सरकार उस संप्रभुता के दम पर उस आधार को ही ना खत्म कर दे, जनता को ही ना खत्म कर दे। तो इस विधानों से आपको ये भी समझ आएगा कि देश संविधान लागू होने के साथ ही गणराज्य के तौर पे स्थापित हुआ है। और ये सारी कहानी कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पहले और कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद की कहानी का जिक्र है, क्योंकि जब तक 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू नहीं हुआ था तब तक भी हम डोमिनियन ही थे। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली है। स्वतंत्रता मिली है पॉलिटिकल बॉन्डेज से। हम ब्रिटिशर्स की पॉलिटिकल और फिजिकल बॉन्डेज से मुक्त हुए हैं, लेकिन अभी तक हम संप्रभु राष्ट्र नहीं हुए हैं, हम सॉवरेन गणराज्य के तौर पर स्थापित नहीं हुए हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि इसके बाद भी भारत में गवर्नर जनरल की पोजीशन एग्जिस्ट कर रही थी। इसके बाद भी सिक्के छपते रहे हैं ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। ये चीज़ें होती रही क्योंकि उन्हीं के द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत एक अंतरिम सरकार बनी थी और वही अंतरिम सरकार अभी चल रही थी। अभी संविधान बनने की प्रक्रिया चल रही थी, उसके तहत संस्थाएं बननी थी। संविधान लागू होने के बाद ही हमारे देश में पहले आम चुनाव कराए गए 1951-52 में और एक सॉवरेन लोकसभा हमें प्राप्त हुई है। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के हम एक डोमिनियन ऑफ इंडिया के तौर पर एग्जिस्ट कर रहे थे और एक डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान था। तो डोमिनियन स्टेटस हमारे पास आया। हाँ, ये डोमिनियन स्टेटस 1947 के कानून के तहत, जिसके तहत ये हमारे पास डोमिनियन स्टेटस आता है, वो ऑलमोस्ट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और सॉवरेन ऑटोनॉमस डोमिनियन स्टेटस था। लेकिन असल लोकतंत्र तब स्थापित होता जब देश की जनता का देश पे राज होता, और देश की जनता का देश पे राज तब होगा जब वो अंग्रेजों के दिए किसी कानून के तहत व्यवस्था नहीं चलाएंगे, अपने स्वयं के द्वारा दिए गए एक विधान के आधार पर देश चलाएंगे। और स्वयं के द्वारा दिए जाने वाला विधान अभी बन रहा था, जिसे जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदों ने ही संविधान सभा में बैठ करके बनाना था। तो संविधान सभा भी कार्यरत थी, कार्य कर रही थी, और उसके तहत एक संविधान आना था। तो संविधान आते ही ये प्रमाणित हो जाता कि ये बेसिक लॉ ऑफ द लैंड है, ये है जनता का बनाया विधान, और उसी दिन से जनता में संप्रभुता स्थापित होती, सॉवरेनिटी जनता में आती, और उस दिन से हम एक सॉवरेन रिपब्लिक के तौर पर स्थापित होते। ये बड़ी चीज़ थी। तो इसलिए जब इंडियन इंडिपेंडेंस वर्ड यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं किया, यहाँ पर इस चैप्टर में बार बार कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शब्द ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होगा तभी हम देश के नागरिकों और देश की सरकारों के अधिकारों को पृथक कर पाएंगे। आई बात समझ में? तो ये प्रमाणित होता है इस चैप्टर से कि हमारा संविधान ही गणराज्यों को समर्थन देता है, गणों में ही शक्ति है, लोकतंत्र की बात करता है। तो ये प्रक्रियाएं लोकतंत्र है इसलिए हैं, ना होती तो शायद ये अलग अलग पॉइंट्स भी ना होते, फिर तो एक किंगडम होती और किंगडम के तहत जो किंग है वो फाउंटेन ऑफ ऑल द लॉज होता, और उसकी निगाह नज़र में उस समय में जो भी लॉ ठीक है वो बन जाता, और जो भी लॉ ठीक नहीं है वो ख़त्म हो जाता। सोर्स ऑफ जस्टिस वो होता। लेकिन आज हमारे देश में सोर्स ऑफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन है। सोर्स ऑफ जस्टिस कोई एक प्राइम मिनिस्टर या उसका ऑफिस नहीं है, एक एडजुडिकेटर, एक एडजुडिकेशन बॉडी है, दैट इज़ द जुडिशरी। उसका काम भी एडजुडिकेट करना है, लेकिन एडजुडिकेट किन सिद्धांतों पर किया जाएगा, किन आधारों पर, किन कानून, किन विधानों पर किया जाएगा, वो सब संविधान से आता है, देश की जनता से आता है। आई बात समझ में? तो इसलिए न्याय को स्थापित करना जरूरी था, जस्टिस को, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, यानी कि प्रियम्बल में गिवन सिद्धांत, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस देना जरूरी था। इसलिए विधि विधानों के तहत यह स्थापित करना जरूरी था कि सरकार के अधिकार क्या हैं और दायित्व क्या हैं। जैसे एक आम इंसान के अधिकार और दायित्व हैं, ऐसे सरकार के भी कुछ अधिकार और दायित्व हैं। इसलिए इस चैप्टर में कुछ खास प्रक्रियाओं के तहत सरकार को ट्रीट किया गया। तो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट के तहत हम आर्टिकल 294 से 300 के तहत पार्ट 12 में पढ़ते हैं, और इसके तहत जो सरकार है, जो गवर्नमेंट होगी, यानी कि जो यूनियन एंड स्टेट्स हैं, राज्य और जो यूनियन है, उसे ज्यूरिस्टिक पर्सन के तौर पर, एक लीगल पर्सन के तौर पर दिखाया गया है। जैसे आप और मैं लीगल पर्सन होते हैं, यानी कि आप यूनियन के अगेंस्ट केस लगा सकते हैं, आप यूनियन के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। और आपने देखा होगा बहुत से केसेस हैं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दिस, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस दिस, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस डीएवी कॉलेज, है ना, इंद्रासानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। यू कैन फाइट केसेस विद द यूनियन ऑफ इंडिया। इन दैट मैनर यूनियन ऑफ इंडिया इज अ लीगल पर्सन, यूनियन ऑफ इंडिया इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, एंड इट इज़ अ बिग थिंग। ये बड़ी बात है। ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई एक समय में मान लीजिए कि एक पार्टी की सरकार है, उसने कुछ कामकाज किए, आप उससे प्रभावित हुए हैं ज़बरदस्त तरीके से,
और दूसरे समय के बाद आप उसमें केस फाइल कर रहे हैं, तो उस समय में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है तो वो ये कह करके बच जाए कि भाई हमारी पार्टी की सरकार उस समय में नहीं थी। सरकार समय समय पर बदलती रही, वो किसी भी की भी होगी, लेकिन उस सरकार ने जिन अधिकारों के आधार पर नीतियां बना करके काम किया, वो अधिकार कहाँ से मिले थे? वो यूनियन ऑफ इंडिया के अधिकार थे, और आप यूनियन की गवर्नमेंट थी। तो यूनियन ऑफ इंडिया के आधार पर जिन अधिकारों का इस्तेमाल करके निर्णय लिए गए थे, उसके लिए यूनियन ऑफ इंडिया को ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा। तो फॉर दैट यूनियन ऑफ इंडिया इज अ लीगलिस्टिक पर्सन। अब मौजूदा कौन सी सरकार उसकी यूनियन ऑफ इंडिया के अधिकारों का इस्तेमाल कर रही है वो हम नहीं देखेंगे। हमारे लिए कटघरे में यूनियन ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं। इसलिए केसेस कभी भी इस तरह से नहीं लड़े जाते, इंदिरा साहनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। केसेस इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया होते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया सत्य है, वो स्थापित हुआ है, उस सत्य को उस समय में एक्सप्रेस कर रही है उस समय की कोई भी टेम्परेरी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस ही तब हो रहा है जब यूनियन ऑफ इंडिया है, इसलिए वो गवर्नमेंट यूनियन कैरेक्टर की है। इसी तरह से राज्य स्टेट्स एक सत्य हैं, उस पर खड़ी होती हैं गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स, उस राज्य की सरकारें। इसलिए केस स्टेट्स के अगेंस्ट होते हैं, स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ पंजाब। इस तरह से कभी भी नहीं होता गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ओके, स्टेट परमानेंट है, वो था, वो है, वो रहेगा। यूनियन परमानेंट है, वो थी, वो है, वो रहेगा। सरकारें आती जाती रहेंगी 6-6 महीने, साल 5 साल, फर्क नहीं पड़ता। वो सरकार ने जिस पावर को वेस्ट किया है, वो पावर इसलिए मिली है क्योंकि अब वो यूनियन ऑफ इंडिया को वेस्ट करने जा रहा है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत। समझ में आई? वो राज्य की सरकार जो है उसे जो अधिकार हैं वो इसलिए क्योंकि अब वो राज्य की सत्ता को, सत्ता शब्द, सत्ता को धारण कर रहा है। तो इस समय यूनियन की सत्ता किसके पास है? इस पार्टी के पास है, तो इनकी सरकार है। इस समय राज्यों की सत्ता किसके पास है? तो इसके पास है, तो ये सत्ता है। समझ आई? ये कंसेप्ट है, तो इसलिए उन्हें उस तरह से ट्रीट। तो यहाँ पर यूनियन एंड स्टेट्स एक जुरिस्टिक पर्सन है, एक लीगल पर्सन है। आप इन्हें कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, कोर्ट में ट्राई कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल इनका स्टैंड वहाँ पर पेश करते हैं। आई बात समझ में? राम लल्ला या किसी भी और मामले में हम इन्हें खड़ा कर सकते हैं, जब अयोध्या के मामले के केसेस चल रहे थे। अब मुद्दा ये है कि आर्टिकल 294 से 300 के तहत, पार्ट 12 के तहत बहुत सी चीज़ों के ऊपर सरकार की राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ पे बात हुई है, जैसे कि संपत्ति, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स, लाइबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस, सूट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, कि किन किन मामलों में आप सरकार को के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं, किन किन मामलों में सरकार आपके खिलाफ सूट फाइल कर सकती है, और राज्य। तो सारा बताया गया है, यूनियन के, स्टेट के सूट्स, लाइबिलिटीज़ क्या है, ऑब्लिगेशंस क्या है, राइट्स, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब मामलों में यूनियन एंड द स्टेट्स दे आर जुरिस्टिक पर्सन्स, लीगल पर्सन्स, और उसे ही हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करें तो संपत्ति के मामले, प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। यहाँ पर कहीं नहीं कहा गया प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स। प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन, यूनियन की प्रॉपर्टी क्या है? वो यूनियन की प्रॉपर्टी है। उस टाइम बीइंग के लिए वहाँ पर सरकार बीजेपी पार्टी की है, तो वो उस यूनियन की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रही है। समय बदल जाने के बाद वहाँ पर सरकार किसी और पार्टी की होगी, तो वो भी उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रही होगी। इसी तरह से पार्लियामेंट जो प्रॉपर्टी है वो यूनियन ऑफ इंडिया की है। द पार्लियामेंट एज अ प्रॉपर्टी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। इसी तरह से अगर वहाँ पर कोई नया प्रोजेक्ट बनने जा रहा है तो वो भी यूनियन ऑफ इंडिया की ही प्रॉपर्टी के तौर पर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी समय में किसी पार्टी ने एज अ गवर्नमेंट बनाया था तो वो उनकी प्रॉपर्टी था। वो देश की संपत्ति है, वो यूनियन ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है। उसमें अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आप यूनियन ऑफ इंडिया को क्वेश्चन में लेकर के आएंगे और उसके खिलाफ केस चलेगा, और अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल उस केस को रिप्रेजेंट करेंगे। जीतेगी तो यूनियन ऑफ इंडिया, हारेगी तो यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि उस समय की मौजूदा पार्टी की सरकार जीत गई तो 4 साल के लिए वो प्रोजेक्ट चलेगा, नई सरकार आते ही वो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। जीता यूनियन ऑफ इंडिया था, वो तब भी था, वो आज भी है और वो कल भी रहेगा। अगर आपको वो प्रोजेक्ट रोकना है, एक नई पार्टी, एक नई सरकार को वो प्रोजेक्ट रोकना है आने के बाद, तो आपको उस यूनियन ऑफ इंडिया के तहत जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, अब उस यूनियन ऑफ इंडिया की शक्तियों के तहत ही उस प्रोजेक्ट को बंद करवाइए, उसके खिलाफ केस लगा करके या रीज़न और जस्टिफिकेशन दे करके। आपके विवेक से कार्य नहीं चलेगा। आई बात समझ में? ये एक महत्वपूर्ण चीज़। अब ऐसे में अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी का कौन कौन सी यूनियन ऑफ की और स्टेट्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, इसे एक्सप्लेन कर दिया। इससे पता लग गया कि कोई थर्ड स्टेक होल्डर भी है, यानी कि आप। जब हमने यूनियन और स्टेट की प्रॉपर्टी डीमार्केट कर दी तो इससे 2 चीज़ें पता लग गई कि एक तो एक प्रॉपर्टी यूनियन की होती है और एक प्रॉपर्टी स्टेट्स की होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बाय डिफ़ॉल्ट ही स्टेट्स को आइडेंटिटी दी गई है। स्टेट्स आर एग्जिस्टिंग बॉडीज़, दैट्स वाई देयर इज़ अ प्रोविजन इन पार्ट 12 जिसमें आर्टिकल 294 से 300 के तहत यह स्थापित होता है
कि भारतीय राज्य भारत के यूनियन के ऊपर आश्रित नहीं है, उनकी खुद की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इसलिए यूनियन और स्टेट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का जिक्र आता है। बात समझ में आई? ये यहीं से प्रमाणित होता है। अगर आपको कोई पूछे कि भाई कंट्री में सिस्टम फेडरल है, ये कहाँ से इस्टेब्लिश होता है, ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट से तो होता ही होता है। ये यहाँ से भी स्थापित होता है कि आपके पास स्टेट की प्रॉपर्टी को लेकर के भी प्रावधान पार्ट 12 में दिए हुए हैं। तो कौन कौन सी है प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, इसको समझने के लिए 5 प्रक्रियाएं समझेंगे। सक्सेशन की तरफ से कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, एस्चीट, लैप्स एंड बोना वैकेंशिया की तरफ से कौन सी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, सी वेल्थ के तौर पर कौन सी प्रॉपर्टी आएंगी यूनियन और स्टेट्स के पास, कंपलसरी एक्विजिशन बाय लॉ की प्रक्रिया से कौन सी आएंगी, एक्विजिशन अंडर एग्जीक्यूटिव पावर के तहत कौन सी आएंगी। इस तरह से 5 तरीकों से आप समझ सकते हैं कि यूनियन और स्टेट्स की संपत्तियाँ क्या हैं। आई बात समझ में? सबसे पहले शुरुआत सक्सेशन के आधार पर होती है। हम सक्सेशन में ही आ गया है क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, क्योंकि कंट्री में पहले किसी का कंट्रोल था और वो कौन था, ब्रिटिशर्स। उन्होंने पावर को ट्रांसफ़र किया, जिसमें पहले तो 2 बड़े स्टेक होल्डर बने, यानी कि 2 बड़ी डोमिनियन। एक लेवल पे एक डोमिनियन के साथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, दैट वाज द पाकिस्तान, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, और एक डोमिनियन बना इंडिया। तो 2 तरह से पावर ट्रांसफ़र हुआ 2 लोगों को। अब जब पावर एक बार ट्रांसफ़र हुआ है तो क्या क्या ट्रांसफ़र हुआ है, एक देश ट्रांसफ़र हुआ है आपको, एक पूरा का पूरा डोमिनियन आपको ट्रांसफ़र हुआ है। वो डोमिनियन जब आपको मिला तो फिर उस डोमिनियन में लोग भी रह रहे थे, लोगों के घर भी थे, सड़कें थी, ज़मीन थी, नदियाँ थी, आकाश था, समुद्र था, उसकी हवा थी, वन क्षेत्र थे, मिनरल्स थे, बिल्डिंग्स थी। क्योंकि अब अंग्रेज़ ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई बिल्डिंग पार्लियामेंट की हमने बनाई है, हमें वसूली दे दो, पैसा दे दो, हमारा जितना खर्चा आया हम जा रहे हैं वापस। अब वो बिल्डिंग पार्लियामेंट की है, ऐसा तो नहीं हो गया कि जैसे ही अंग्रेज़ यहाँ से गए, 15 अगस्त को आज़ादी दी, तो दिल्ली के आसपास के सभी लोगों ने जा करके दरियाँ बिछा ली, पार्लियामेंट में जाके खोखे खोल लिए, सोने लग गए। ऐसा तो नहीं हुआ। वहाँ पे सुबह ब्रेड बटर बिकने लग गया कि ये कमरा मुझे बड़ा अच्छा लगा है, मैं यहाँ पे, कोई दादा बॉस आ गया वहाँ पे, पार्लियामेंट से अपनी गुंडागर्दी चलाने लग गया कि ये अपना इलाका है, अपनी बस्ती, गोल बस्ती, पार्लियामेंट का नाम रख दिया गोल बस्ती। ऐसा तो नहीं हुआ। पूरा अधिकार था इंडियन गवर्नमेंट के पास, यानी कि अगर वो पार्लियामेंट नाम की संपत्ति अब यूनियन ऑफ इंडिया को मिली है, तो कोई भी दादा अगर वहाँ पे गोल बस्ती बनाने लगेगा तो सेना का इस्तेमाल करके या पुलिस का इस्तेमाल करके उसको गोल कर दिया जाएगा। ये इसलिए गोल कर दिया जाएगा कि उस संपत्ति पर अधिकार उसका नहीं है, लेकिन उसी पार्लियामेंट हाउस के थोड़ी दूरी पर अगर उस दादा की अपनी कोई दुकान है जिसमें वो चाय बनाता है, तो वो फिर उसका अधिकार है, उसको सरकार लेगी नहीं, लेगी तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट बना दिया गया था प्रॉपर्टी को। तो ये स्थापित देश पूरा का पूरा अब अंग्रेज दे के जा रहे हैं, तो देखना पड़ेगा ना किसको क्या मिला, वरना तो क्योस मच जाएगा, लूट मच जाएगी, किसका क्या, राज्य दौड़े दौड़े आएंगे, केंद्र की छाती पे चढ़ेंगे, आधी पार्लियामेंट सारे कब्जा लेंगे, कर्नाटक वाले कहेंगे ये इधर राइट वाला साइड पार्लियामेंट का हमारा, हम लोग यहाँ आके रहा करेंगे। ऐसा नहीं है। आपने एक तरह से इसका परिसीमन कर दिया, डिमार्केशन हो गया कि किसका क्या है। तो ये सक्सेशन हुआ है पूरा, जैसे संपत्ति का सक्सेशन होता है ना, विल बनाई जाती है, उस तरह से सक्सेशन किया गया है। ओके, सक्सेशन के तहत आपको कौन कौन सी संपत्तियां मिलेंगी, कौन सी संपत्ति यूनियन को जाएगी, कौन सी संपत्ति स्टेट्स को जाएगी, ये समझिए। अब वो ये कह रहे हैं ऑल प्रॉपर्टी एंड एसेट्स एंड प्रॉपर्टी, बड़ी बात है, सारी की सारी सिविल सर्विसेज, ब्यूरोक्रेसी, सारे के सारे टैंक, हवाई जहाज, आर्मी, नेवी, सारे शिप्स, एयरफोर्स, वो सब मिलना है ना भाई देश को, तभी तो जा करके हम अपन 1948 में पाकिस्तान के साथ जंग लड़ पाए ना। रातों रात कहाँ से सेना खड़ी कर लेते, वो मिला है ना हमें सक्सेशन में। तो ये सब हमें सक्सेशन में मिला है, सारी चीज़ें हमें सक्सेशन में मिली हैं। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से उठा करके फर्नीचर ले गए अपना पानी वाले जहाज में भर के, बड़ी आसानी से चले गए थे अंग्रेज, आए बड़ी मुश्किल से, कई 100 साल में सेटल हुए, महंगा सामान यहाँ बनाया, लेकिन फिर जाने समय एकदम चले गए चुपचाप। जैसे हम लोग कम घर के किराए पे खाली करते हैं, सारा सामान ले जाते हैं, वो ऐसा लेके नहीं गए यहाँ से, क्योंकि उसका कोई कारण था। यहाँ पर ये उनकी वो ये कहते थे कि भाई ये भी जो एक कॉलोनी है, ये हमारी किंगडम का ही मेन हिस्सा है, हमारे एम्पायर का पार्ट है। तो जब पार्ट है तो फिर ये आप ही का था, क्योंकि आप ये कहते थे कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, पैटर्नलिस्टिक थ्योरी के तहत आप इन्हें सिविलाइज करने आए, तो ये सब चीज़ें वापस नहीं ले जा सकते। तो दूसरा, ये भारत के धन से ही बनाई गई चीज़ें थी, यहीं से रेवेन्यू कलेक्ट करके बनाया गया था। तो जब एक देश को छोड़ा है उन्होंने, तो देश के लोगों के लेजिटिमेट अधिकार उन्होंने सुनिश्चित कर दिया उसमें, कि जो अधिकार हम भोग रहे थे वो अधिकार अब आप भोगेंगे। तो इस तरह से ऑनरशिप ट्रांसफ़र हुई है।
ऑनरशिप ट्रांसफ़र हुई है, इसलिए जिसने ऑनरशिप ट्रांसफ़र की है वो पिछला पर्सन सामान ले जा नहीं सकता। आई बात समझ में? अब ये डिसाइड हो गया कि राइटफुल ऑनर ये हैं यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट्स एंड द पीपल। ओके, इसके तहत ये है कि ऑल प्रॉपर्टी एंड एसेट्स दैट वर वेस्टेड इन द डोमिनियन ऑफ इंडिया, मैंने बताया 15 अगस्त से 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक अपन डोमिनियन ऑफ इंडिया थे, और 15 अगस्त 1947 से पहले चले जाएं तो भाई अपन ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थे। सिंपल सी कहानी। ऑल प्रॉपर्टी एंड एसेट्स दैट वर वेस्टेड इन डोमिनियन ऑफ इंडिया और अ प्रोविंस और एन इंडियन प्रिंसली स्टेट, 3 एंटिटी थी ना आज़ाद 26 जनवरी के पहले अगर अपन देखें, खास तौर पर 15 अगस्त के पहले 3 एंटिटी थी इंडिया में। एक ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है, ये 15 अगस्त से पहले एक ब्रिटिश इंडिया था, एक प्रिंसली स्टेट्स थे और एक प्रोविंसेस। ब्रिटिश इंडिया के अंदर प्रोविंसेस भी हुआ करती थी। अब 15 अगस्त के बाद देखें तो क्या है, डोमिनियन ऑफ इंडिया, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट, जिसे आज आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, इसे आप लार्ज कॉन्टेक्स्ट में आप डोमिनियन ऑफ इंडिया कहें। और फिर उसके अंदर अलग अलग प्रोविंसेस जिन्हें आज की डेट में आप राज्य कहते हैं, और प्रिंसली स्टेट्स जैसे कि जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, ये सारे राज्य हुआ करते थे। तो वो 3 जिक्र आते हैं। वो कह रहे हैं कि ऑल प्रॉपर्टी एंड एसेट्स दैट वर वेस्टेड इन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और अ प्रोविंस और इंडियन प्रिंसली स्टेट बिफोर, ये लाइन मत भूलिएगा, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम वेस्टेड इन द यूनियन और द कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले जितनी भी प्रॉपर्टी और जितने भी एसेट्स डोमिनियन ऑफ इंडिया में वेस्टेड थे वो आज यूनियन ऑफ इंडिया के हो जाएंगे जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो गया। जितनी भी प्रॉपर्टी एंड एसेट्स प्रोविंसेस में वेस्टेड थी वो अब स्टेट्स में वेस्टेड हो जाएंगी, जो भी स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग है, जो भी उस स्टेट में फॉल आ रहा है। यानी कि जो हाईवे कर्नाटक से गुजर रहा था वो कर्नाटक पहले प्रोविंस के तौर पर थी, अब कर्नाटक एक स्टेट के तौर पर है तो वो कर्नाटक की हो जाएगी। और प्रिंसली स्टेट तो खत्म ही हो गए, तो वो प्रिंसली स्टेट जिस भी किसी स्टेट के साथ अमेलगमेट किए गए होंगे या फिर उसे अगर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया तो फिर वो यूनियन का, अगर किसी पर एडजेसेंट स्टेट के साथ जोड़ दिया तो उस स्टेट का, क्योंकि प्रिंसली किंगडम तो हमारे देश में है ही नहीं, हम तो रिपब्लिक बन गए थे। तो ऐसे में जो भी संपत्ति कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही डोमिनियन ऑफ इंडिया की थी वो हो गई यूनियन ऑफ इंडिया की, जो प्रोविंसेस की थी वो हो गई स्टेट्स की, और जो प्रिंसली स्टेट्स की थी वो डिपेंड करता है कि वो प्रिंसली स्टेट के साथ जोड़ा तो स्टेट्स की, और अगर उसे यूनियन टेरिटरी या कुछ इंडिपेंडेंट कैरेक्टर दे दिया गया तो फिर यूनियन की। इतनी सी कहानी। कमेंस सक्सेशन के तहत इस तरह से आपको वो सब कुछ एज इट इज ही मिल गया, ऑल द प्रॉपर्टी ऑल द एसेट्स। जिस तरह से प्रॉपर्टी एसेट्स की मलाई मारी आपने, उस तरह से उसी डोमिनियन ऑफ इंडिया की और उन्हीं प्रोविंसेस की और उन्हीं प्रिंसली स्टेट्स की जो भी राइट्स, लाइबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशंस थे वो भी अब सारे आपके। यानी कि डोमिनियन ऑफ इंडिया की सारी राइट्स, लाइबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशंस अब यूनियन ऑफ इंडिया की, प्रोविंसेस की सारी राइट्स, लाइबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशंस अब स्टेट्स की हुई, और प्रिंसली स्टेट्स की भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन की, अगर वो स्टेट्स में अमलगमेट कर दिए गए हैं या यूनियन टेरिटरी में बनाए गए हैं तो फिर वो उनकी हुई। ये सक्सेशन के तहत बात करता है। कई बात समझ में, कोई समस्या? तो अगर पार्लियामेंट जो इंडिया की है वो किसी भी नाम से डोमिनियन ऑफ इंडिया के तहत आने वाली एक बिल्डिंग थी तो बाय डिफ़ॉल्ट ही कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वो यूनियन ऑफ इंडिया की संपत्ति हो गई। ओके, किसी को इसमें कोई शक? इसी तरह से अगर पंजाब राज्य की जो विधानसभा है वो पंजाब प्रोविंस की अगर कोई प्रॉपर्टी थी तो आज़ाद कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ही वो पंजाब राज्य की संपत्ति हो गई। अगर कोई सेक्रेटरीट था तो वो भी पंजाब राज्य का हो गया। आज भी आप देखेंगे तो पंजाब हरियाणा में सेक्रेटरीट की बिल्डिंग को लेकर के समस्या रहती है कि इसके इतने कमरे हमारे हिस्से में आते हैं, इतना हिस्सा हमारे हिस्से में आता है। तो ये सक्सेशन के तहत ही इन्हें मिले ना अधिकार। जब प्रोविंसेस के तौर पर एग्जिस्ट कर रहे थे तो देखिए उस समय में, अब आप कहेंगे कि भाई हरियाणा तो बाद में बना, आज का पंजाब भी बाद में आया है, हिमाचल इसके भी बाद में एग्जिस्टेंस में आता है। मुद्दा ये है कि उस समय में जो ये प्रोविंस थी, बड़ी प्रोविंस, तो वो प्रॉपर्टी फिर उस स्टेट को बिलोंग कर गई आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बाद में उस बड़ी प्रोविंस के कितने भी आगे फर्दर सेगमेंट बन गए, 3 राज्य बन गए, तो जितना जितना उसकी टेरिटरी में आता गया वो उनको मिलता गया। उसी को तहत लेकर के वो सेक्रेटरीट की बिल्डिंग को लेकर के अभी भी झमेला है कि इसका इतना हिस्सा हरियाणा के रकबे में बोलता है और इतना हिस्सा पंजाब के रकबे में बोलता है। ये इसलिए बोल रहा है कि सक्सेशन में मिली हैं ये चीज़ें, और उसके लिए इन्हीं सक्सेशन के लॉज की तरफ